चलिए अब आ जाते हैं इस सूत्र पर वापस। कोणीय वेग को समझने के बाद इस पर आ जाते हैं, इस बात पर हम अपना वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा मामला है और सदिशों के अनुप्रयोग थोड़ा बड़ा फैला हुआ होता है। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे उदाहरण। भाई उदाहरण में क्या क्या जानकारियाँ हो सकती हैं। देखो सबसे पहला उदाहरण मैं लूँगा कि इससे क्या मिलेगा हमें। मान लीजिए हमारे पास एक ए मैं देता हूँ आपको, आप हल करेंगे i + 2j + 3k, ये ए हो गया और ये बी हो गया। -3i - 7j + 8k। ये मान लीजिए दो सदिश हैं, दो सदिश यानी कोई इकाई होगी इनकी, कुछ भी होंगे ये, ठीक। तो क्या जानकारी मिल सकती है, क्या क्या बातें इनसे मिल सकती हैं। सबसे पहली बात है कि क्या क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से। अब देखिए सबसे पहली बात यह है कि हम इनको जोड़ सकते हैं, यानी हम एक वेक्टर c a + b बता सकते हैं, एक वेक्टर d a - b बता सकते हैं। ये बात हम निकाल सकते हैं, ठीक। तीसरी बात a.b cos थीटा से हम cos थीटा का मान निकाल सकते हैं। आप जानते हैं ये अदिश गुणनफल है, cos थीटा का मान निकाल घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बीच का कोण निकाल सकते हैं, ये सामान्य बात है। इसके बाद देखो डॉटेड लाइन खींचता हूँ चलिए ये निकाल सकते हैं। अब अगर हम जाएं दूसरी तरफ जाएं तो क्या निकाल सकते हैं, a क्रॉस b का मान निकाल सकते हैं, यानी सदिश राशियों में निरूपित करें तो क्या a क्रॉस b का मान ऐसे, ठीक। तो a क्रॉस b का मान निकालने का हमारे पास एक सिंपल सा तरीका होता है कि हम एक ये बना लेते हैं, इसे कहते हैं हम सारणिक आव्यूह डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, ठीक। तो इस तरह का बना लेते हैं, ये सारणिक बोल देते हैं इसको, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम i लिखते हैं, j लिखते हैं और k लिखते हैं ऐसे। तो पहले जो लिखते हैं वो a लिखते हैं। सबसे पहले पहली लाइन में क्या लिखते हैं, i j k के नीचे क्या लिखते हैं, a लिखते हैं और a के नंबर लिखते हैं। नंबर निशान के साथ में, जो चिन्ह है उसके साथ में, जैसे माना 1 2 3, तो ये 1, ये 2 और ये 3। ये निकालें तो -3 - 7 और 8, ठीक, यानी -3 - 7 और 8, ये चीज़ आ जाती है। इसे हल कर लेते हैं। हल करने का बिल्कुल सामान्य सा तरीका है इसका। पहले इन i j k को लिखते हैं, i ब्रैकेट लगाते हैं और देखो इसका नियम होता है प्लस माइनस प्लस, यानी i कैसा प्लस का तो j कैसा आएगा माइनस का और k कैसा आएगा प्लस का, ठीक। सदिश राशियों का निरूपण हो चुका, i j k के नंबर आ चुके, ठीक। अब जब हम i का नंबर ढूंढना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि i का i के साथ में कोई सदिश गुणनफल नहीं होता, i का i के साथ में कोई सदिश गुणनफल नहीं होता, यानी i क्रॉस i ये क्या होता है 1 और साइन 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, उनके बीच का कोण क्या है 0 है, तो ये 0 हो जाता है, ठीक। तो इसलिए क्या करते हैं कि जब हम i के नीचे का नंबर लिखते हैं, जब भी हम i का नंबर लेना चाहते हैं तो i के नंबर को छिपा लेते हैं, i के नंबर को छिपा लेते हैं, ठीक। तो ये दोनों नंबर लिखते हैं, इसका गुणा इसमें करें और घटा दें इसका गुणा ऐसे, यानी इस तरफ को गुणा करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे इस तरफ का गुणा। तो देख रहे हैं कि ये 8 और ये 2 कितना हो गया 16, माइनस ये 7 और ये 3, ये माइनस का 7 है तो ये हो गया
21। तो ये हो गया आई का नंबर, यानी आई जो एक्स अक्ष पर जो सदिश आएगा ये वो हो गया। जे पे चलते हैं बिल्कुल ऐसे ही, तो जे को छिपा लेते हैं, तो क्या हो गया 8 1 8 और देखिए 3 और -3, माइनस माइनस प्लस, ये 9 हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे आप। के में के को छिपा लेते हैं, -7 + 6, तो कुल मिला के ये ए क्रॉस बी का मान आ रहा है। ए क्रॉस बी का मान आ रहा है, कितना आ रहा है जरा देख लें एक बार। 16 और 21 37, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 9 और 8 17 जे, और ये माइनस के कैप, ये आ रहा है ए क्रॉस बी सदिश निरूपण, यानी सदिश राशि के पदों में ये चीज़ आ रही है। ठीक, अब हम इसे इस तरीके से मैंने लिख दिया, इसको देखो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका अब इसका परिमाण निकाल सकते हैं। अगर हमें परिमाण चाहिए तो हम इसका परिमाण भी निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं किसी भी सदिश राशि का परिमाण जो है 37 का वर्ग, ये माइनस नहीं रहता, परिमाण में माइनस प्लस हो जाता है, ये भी ये हो गया, ये इसका परिमाण भी आ जाएगा। हम इसकी दिशा चाहते हैं, दिशा क्या होती है एन कैप। ये परिमाण किसके बराबर होता है, ये होता है ए बी साइन थीटा के बराबर। ये परिमाण है, देखो यहाँ पे ये परिमाण है बस, तो ये परिमाण, ये वाली चीज़ किसके बराबर आ गई, ए बी साइन थीटा के। अब अगर दिशा चाहते हैं तो कहता है इस सदिश को 3 7 यानी 37 -17 जे और माइनस के, ये लिख दिया मैंने, और इसको परिमाण से भाग कर दें, तो कितना हो गया परिमाण में जो भी आया, ये आ गया। ठीक, तो ये क्या है, ये दिशा हो गई। दिशा का सदिश कैसा है, ये इकाई सदिश है, यानी इसका परिमाण कितना होगा, इसका परिमाण 1 होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम जो है ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ठीक, तो यानी परिमाण भी मिल जाता है, दिशा भी मिल जाती है। ठीक, अब ये तो तब है जब हमें मालूम हो, यानी हमें ए मालूम हो और हमें बी मालूम हो, जो कि सामान्यतया 11वीं कक्षा में ऐसा होता है। अगर देखें तो 11th में ऐसा हो जाता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा नहीं होता, और 11वीं कक्षा में भी अब गड़बड़ है मामला, कोई देगा नहीं देगा सवाल, कोई पक्की बात नहीं है। ठीक, परिमाण में सदिश राशियों के सदिश गुणनफल को और अदिश गुणनफल को जोड़ा जा सकता है। तो ये कैसे जोड़ा जा सकता है, मैं मान लीजिए कोई चीज़ लिख देता हूँ, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, तो हम जानते हैं कि भाई ये परिमाण है और ये तो परिमाण होता ही है। तो परिमाण में ये चीज़ कितनी होती है, ये होती है ए बी साइन थीटा, और ये होती है ए बी कॉस थीटा। तो टेन थीटा कितना आ गया, 1 आ गया, थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। यानी कि परिमाण दोनों के बराबर होते हैं जब दोनों सदिश एक दूसरे से 45 अंश के कोण पर झुके होते हैं। दूसरा देख लेते हैं,
देखो एक उदाहरण ये भी ले लिया मैंने। अब बताएं इनके बीच का कोण कितना है, ये पता लगा लें। ठीक, तो ये क्या है, सिंपल है, ये है ए बी साइन थीटा, और ये क्या है, √3 AB कॉस थीटा। ये गया ए बी, ये आ गया tan थीटा, और ये आ गया √3। तो बताओ थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक, यानी ए और बी के बीच का कोण कितना हो रहा है, 60 अंश हो रहा है। तो गणितीय गणनाओं में कहीं कहीं इस तरह की बातें हो जाती हैं। ठीक, ये प्रैक्टिस करें अपनी, जब हम NCERT के सवाल हल करते हैं या नीट JEE मेन प्रवेश परीक्षाओं के सवाल हल करते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं कि भाई आपस में संबंध किस प्रकार जोड़ा जा सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए मैं A क्रॉस B को 0 कर लूँ, ऐसे मान लीजिए मैंने ये 0 कर लिया, एक मैंने ये कर लिया, ये कर लिया मैंने। ठीक ठीक, तो क्या होता है कि दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि है, तो ये देखो 0 नहीं है, ये इसे क्या कहते हैं अपन, इसे कहते हैं शून्य सदिश। ठीक, अब मान लिया सवाल बन जाए भाई A क्रॉस B 0 है, A क्रॉस B जो है 0 है। ठीक, तो ये 0 जो है ये क्या है, ये शून्य है या शून्य सदिश है, तो ये शून्य सदिश है। शून्य सदिश से मतलब इसमें दिशा तो है लेकिन परिमाण नहीं है, इसमें दिशा तो है। मान लीजिए पूरब दिशा, और पूरब दिशा में कुछ भी नहीं, पूरब दिशा में कुछ भी नहीं, पूरब दिशा में कोई बल नहीं, पूरब दिशा में कोई विस्थापन नहीं, लेकिन पूरब दिशा है। तो इसका मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए कोई सदिश राशि जोड़ी जाए और शून्य आ जाए, तो ये क्या है, ये शून्य सदिश है। सदिश राशियों को जोड़ा जाए और सदिश राशि प्राप्त हो, सदिश राशियों को गुणा किया जाए, सदिश राशि प्राप्त हो, तो ऐसे में अगर शून्य आ जाता है कहीं, तो वह शून्य नहीं होता, उसे कहते हैं शून्य सदिश। ठीक, अब अगर मैं ये कर दूं, अदिश गुणनफल कर दूं 0, तो आप जानते हैं कि अदिश गुणनफल जो है एक अदिश राशि है। तो ये जो शून्य है ये सिर्फ शून्य है, ये शून्य सदिश नहीं है, क्योंकि अदिश गुणनफल से क्या प्राप्त होता है, अदिश गुणनफल से अदिश राशि प्राप्त होती है, परिमाण प्राप्त होता है, तो शून्य है। तो कुल मिला के ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई शून्य पर अगर विचार कर रहे हैं तो शून्य सदिश जो है वो प्राप्त होगा। कैसे, सदिश राशियों को जोड़ने से, घटाने से, उन्हें गुणा करने से शून्य सदिश प्राप्त हो सकता है। अगर वो शून्य हो रहे हैं तो, परिमाण शून्य हो रहा है तो। अब देखो इसका उदाहरण लेता हूँ, मान लीजिए मैं ये लिख दूँ 5i कैप माइनस 5i कैप, तो मुझे 0 मिलेगा। तो क्या ये बात सही है, ये बात गलत है, ये मिलेगा मुझे ऐसे। ठीक, और इसको लिखूंगा कैसे, इसको ऐसे लिखूंगा 0i कैप, क्योंकि 5 में से 5 गया, 0 हो गया। i में से i थोड़ी घट जाएगा, i में से i नहीं घटा करता ना, i में i जुड़ता है, उसे जोड़ भी नहीं सकते आप, वो तो दिशा है। तो इसका मतलब ये सही है। अगर कोई व्यक्ति इसे ऐसे लिख देता है, ठीक, तो ये गलत है। ठीक, तो समझ रहे होंगे, बात समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा ये चैप्टर ना मुश्किल है, थोड़ा सा ना, थोड़ा उलझा हुआ सा है। खैर धीरे धीरे चल रहे हैं हम, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम वापस आ जाते हैं ओमेगा क्रॉस आर। ये जो चीज़ होती है, ये तुम जानते हो कि ये V होता है, ये तुमने पक्का कर लिया, डन। ठीक, अब यहाँ अगर कुछ लिखना चाहते हो, इसे लगाना चाहते हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वृत्ताकार पथ पर गति हो, वृत्ताकार पथ पर ही ये लागू हो।
ठीक, ये किसी भी पथ पर कहीं भी काम करता है। अब अगर वृत्ताकार पथ पे से लगाते हैं तो पहला उदाहरण मैं वृत्त के लिए लूंगा। ठीक, वृत्ताकार पथ के लिए ठीक। अब यहां पे उदाहरण सहित मैं समझाऊंगा इसको लिखते कैसे हैं। ये वृत्त का केंद्र है, ये मान लेते हैं वाई अक्ष और ये मान लेते हैं एक्स अक्ष। ठीक, और कोई कण यहां इस दिशा में एक वेग से गति कर रहा है, वेग v, ठीक, जिसका परिमाण मुझे मालूम है 5 मीटर प्रति सेकंड। केवल मुझे परिमाण मालूम है, मुझे इस वेग का, ये वेग मुझे मालूम नहीं है, मुझे वेग लिखना है। ठीक, ये त्रिज्या जो है r, इसका भी मुझे परिमाण मालूम है, ये है 2 मीटर। और जो कोण है यहाँ पर, वो कोण मुझे मालूम है थीटा, ये है 45 अंश। ये जो x अक्ष से कोण इस कण ने बनाया है, वो ये कण है ना, कण की कोई स्थिति जो है हमने दिखा रखी है, देखिए ये। ठीक, ये कण घूम रहा है वृत्ताकार पथ पर। तो कह रहे हैं इसका कोणीय वेग किधर होगा, ये बताइए, कोणीय वेग बताइए इसका किधर होगा। इसका त्रिज्या का सदिश लिखिए, त्रिज्या का सदिश यानी ये वाला त्रिज्या का सदिश जो होगा ये लिखिए। फिर कह रहा है इसका जो रेखीय वेग का सदिश होगा ये लिखिए। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें बताइए। अब सबसे पहले किसको देखें, सबसे पहले किसको पक्का करें भाई? सबसे पहले निकालना आसान है, कोणीय वेग। हम देख रहे हैं कि ये घूम रहा है वामावर्त दिशा में, तुम्हारी तरफ से देख लो तो ये वामावर्त दिशा में घूम रहा है। ठीक, तो एक्स वाई तल के लंबवत अंदर की तरफ जो अक्ष है वो क्या होता है अपना, नेगेटिव जेड अक्ष होता है। यानी एक्स वाई तल के अंदर जो होता है वो नेगेटिव जेड अक्ष होता है, और बाहर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव जेड अक्ष होता है, धनात्मक जेड अक्ष होता है। तो अंदर की तरफ जा रहा है, देखिए कोणीय वेग तो अंदर की तरफ जा रहा है। तो पहले क्या करते हैं, v = ओमेगा r लगा लेते हैं, ओमेगा का मान निकाल लेते हैं। v/r कितना हो रहा है, v कितना है 5, r कितना है 2, ये हो गया रेडियन प्रति सेकंड। हो गया 5/2। अब दिशा लिख देते हैं, तो ओमेगा ऐसा हो गया, देखो ओमेगा हो गया 5/2 माइनस के कैप, ये आ गया लो, और मात्रक हो गया रेडियन प्रति सेकंड। तो ये हो गया ओमेगा, लो ओमेगा लिखा गया। अब ओमेगा के बाद हम आर लिख सकते हैं, बड़ी आसानी से आर लिख सकते हैं। देखो ये इस कण का जो निर्देशांक है इसे मान लेता हूं मैं x, y। ठीक, तो x कितना है, देखो ये x है, यहां से यहां तक कितना है इसका निर्देशांक, ये x है। और ये जो निर्देशांक है ये वाला, ये क्या है, ये y है। ठीक, अब इसे समकोण त्रिभुज से बता देंगे। ये जो पूरा का पूरा कर्ण है इस समकोण त्रिभुज में, ये त्रिज्या के बराबर है। ये कितनी त्रिज्या है, 2। ठीक, तो अगर x निकालोगे तो क्या करोगे, इस त्रिभुज में लगा लोगे cos थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार पे कौन है x, कर्ण पे कौन है r, तो x हो गया r cos थीटा। r का मान भी रख दोगे 2 cos थीटा, थीटा का मान भी रख दोगे 2 cos 45 अंश। ये आ गया x। ठीक है, बहुत मेहनत का काम है घूर्णन गति को समझना। मतलब थकान होने लगती है इसमें, तुम लोग थक जाओगे, देख लेना पक्का। चलिए अब क्या करें, अब यहीं पे फिर आ जाते हैं, फिर साइन थीटा लगा देते हैं इसी त्रिभुज में। कितना होगा साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। लंब पे कौन है, लंब पे है y,
तो y बटे r, तो y कितना हो गया r साइन थीटा, मान रख देते हैं 2 साइन 45। ठीक, अब r को लिखते हैं केंद्र से बाहर की तरफ, तो कितना हो जाएगा r, त्रिज्या सदिश है ना, देखो त्रिज्या सदिश है ना, ये r हो गया, कितना हो रहा है बताओ, x अक्ष पर कितना हो रहा है बताओ, ये हो रहा है देखो, कितना बनेगा 2 बटे वर्गमूल 2, यानी वर्गमूल 2 बनेगा, वर्गमूल 2 बनेगा, तो वर्गमूल 2 आई कैप, और वो भी क्या बनेगा, वो भी वर्गमूल 2 जे कैप बनेगा। ये त्रिज्या है। अब ये त्रिज्या किस में लोगे, मीटर में लोगे तो मीटर लिख दो इसको, ये लो त्रिज्या हो गई। अब लिखोगे तुम स्पर्श रेखीय वेग, तो स्पर्श रेखीय वेग जो है त्रिज्या के लंबवत है, क्योंकि त्रिज्या के लंबवत होती है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा तो भाई ये है, ये देखो। ठीक, अब तुम्हें v का मान कितना है, v का मान ये रहा 5। ठीक, अब तुम्हें इस v के लिए यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसमें v के वह अवयव या वह घटक दिखाई दें जिनको तुम x अक्ष पे या y अक्ष पे लो। देखो x अक्ष से समांतर एक लाइन खींच लो और यहाँ पे ले लो v, ये कोण कितना है थीटा, तो ये कोण कितना हो गया थीटा। ठीक, अब इस v का थीटा के साथ वाला घटक क्या है, v cos थीटा। थीटा के साथ वाला घटक क्या होता है, v cos थीटा। जैसे हमने कहा था r का थीटा के साथ वाला घटक क्या है, x, वो है r cos थीटा। ऐसे ही यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा ऐसे, तो ये जो आधार पे आएगा ये कौन आएगा, v cos थीटा, और ये जो लंब पे जाएगा इधर को, यहाँ नहीं यहाँ पे जाएगा जो, ये कौन है, ये है v sin थीटा। ठीक, अब इस वेग को लिख लेते हैं, तो कितना आसानी से लिख दिया हमने इसे। x अक्ष पर जाने वाला कौन है, v sin थीटा। देखो x अक्ष के साथ जा रहा है क्योंकि हमने ये रेखा x अक्ष के समांतर खींची है। ठीक, ताकि हमें ये कौन थीटा, यहाँ से हमें यहाँ पे कौन थीटा मालूम था, उसी के हिसाब से हमने रेखा खींच ली। अब तो आगे की तरफ जाने वाला कौन हुआ, v sin थीटा आई कैप, और ये कहाँ रहा है v cos थीटा नीचे की तरफ, तो माइनस लगा देंगे v cos थीटा जे कैप। ये बन गया स्पर्श रेखीय वेग का सदिश। अब 5 बटे वर्गमूल 2 आई कैप माइनस 5 बटे वर्गमूल 2 जे कैप, किस में ले लूँ, मीटर पर सेकंड में ले लूँ। ये हो गया वेग। अब वेग मिला, ये मुझे वेग मिला, ये मुझे r मिला, ये मुझे ओमेगा मिला। ठीक, चलिए तो यहाँ से हमने देख लिया कि भाई वेग और त्रिज्या और कोणीय वेग हम कैसे लिखते हैं। अब मान लीजिए मैं ओमेगा क्रॉस r कर दूं, मैं v निकालना चाहता हूँ ओमेगा क्रॉस r से, सपोज, क्योंकि मेरे पास ओमेगा आ गया r आ गया और मुझे ये चीज़ लिखने नहीं आती। मान लीजिए मुझे नहीं आता ये लिखना, सपोज मैं यहाँ से निकालूंगा, पहले मैंने ये बना लिए, कैसे घूम रहा है करने ये पता लगा लिया ओमेगा से, और r मैंने लिख लिया, समकोण त्रिभुज लगा के दूरियां हैं साइन थीटा कॉस थीटा से मैंने उसके निर्देशांक एक्स वाई मान लिए, वो लिख लिया मैंने। अब मैं इसे लाना चाहता हूँ इस यहाँ से, तो क्या करूँगा, ओमेगा कितना ओमेगा है -5/2 के, और इसके साथ क्या करूँगा सदिश गुणनफल कर दूँगा √2i + √2j का। ठीक, अब देखो इसमें जो √2 है इसे बाहर करूँ 5 के साथ, तो -5/√2 हो जाएगा ये,
क्यों? क्योंकि ये √2 बाहर आएगा, नीचे 2 है वो कट जाएगा, √2 बन जाएगा, और अंदर जो चीज़ आएगी वो आएगी k क्रॉस i प्लस k क्रॉस j। सिंपली जा रहा है देखो, ठीक। अब यहाँ पे k क्रॉस j क्या होता है? k क्रॉस j होता है -i, ये -i हो गया, और k क्रॉस i यानी i j k क्रॉस i होता है j, यानी ये चीज़ हो गई j, ये लो, ठीक। k क्रॉस j उल्टा जा रहा है, देखो ये होता है -i, ये हो गया -i, ये लो, ठीक। अब खोल दो ब्रैकेट, यही आ गया, लो i माइनस j आ गया, 5 वर्गमूल 2 i माइनस j, ये आ गया v, ठीक। यानी बात जो है डिपेंड करती है, निर्भर करता है कि हमारा अभ्यास कितना है। एक बार पढ़ लिया, सर आपने सूत्र तो बता दिया, ठीक है चलो चला लेंगे काम, तो काम चलता नहीं है भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में काम चलता नहीं है। फिजिक्स में समझना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, ये ज़रूरी है। अब यही चीज़ लगा रहे हैं सरल रेखा में गति के लिए, ठीक। किस में लगा रहे हैं? सरल रेखा में गति के लिए। इसे लगा के देखते हैं क्या मामला है ना। अब सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति से मतलब ये x अक्ष मान लिया मैंने और ये y अक्ष मान लिया, देखो ठीक। और ये सरल रेखा में गति है, ये कण जा रहा है यहाँ पे ऐसे, इसकी चाल वेग जो है यहाँ है ऐसे, ठीक। और केंद्र पे मूल बिंदु पे मैं कोई r बना देता हूँ, मुझे केंद्र के सापेक्ष देखना है, मान लीजिए ये r हो गया, ठीक। अब पहले मुझे ये r और ये v पता होने चाहिए, भाई r और v पता होंगे मुझे, सरल रेखा में गति है, ठीक। और ये जो v है मान लीजिए, इसका मान चाहे बदलता हो चाहे इसका मान अचर रहता हो, लेकिन ये बात पक्की है कि इसकी दिशा फिक्स है, इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक। अब ये r है, ये त्रिज्या है जो बदलेगी। पहले कण देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो त्रिज्या का परिमाण और दिशा दोनों बदल रही हैं, ठीक। अब इसका जो कोणीय वेग है वो तल के लंबवत है। अब हम देखें कि ये गति जो है XY तल में है, और अगर मैं इस कण को थोड़ी देर के लिए यहाँ मानूँ तो ये कण जो है यूँ यहाँ से यूँ वामावर्त दिशा में इसके परितः चला है। क्योंकि देखने का तरीका क्या है, मान लो यहाँ एक लाइन मिला दूँ, एक लाइन यहाँ मिला दूँ, तो देखो ये कोण जो है इस तरफ को चल रहा है, भाई ये कोण जो है इस तरफ को चल रहा है। मान लीजिए हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ओमेगा कैसे माने, तो क्या करें, कण की दो स्थितियाँ बना लें। मान लीजिए कोई कण है यूँ, एक स्थिति ये बना लें, एक स्थिति ये बना लें, फिर उस बिंदु पे चले जाएं जहाँ से देखना है, तो देख रहे हैं कि ये कोण जो है इस तरफ को है। अगर कण की गति इस दिशा में है तो ये कोण किस तरफ को है, वामावर्त है, तो इसका मतलब कोणीय वेग की दिशा अंदर की तरफ होगी, ठीक। तो कोणीय वेग की दिशा अंदर की तरफ कौन सा अक्ष होता है,
के ऋणात्मक z अक्ष पे कोणीय वेग की दिशा हो गई, ये बात पक्की हो गई। अब कोणीय वेग कितना है ये पता होना चाहिए, अंदर की तरफ त्रिज्या का सदिश कहाँ पे कितना है वो पता होना चाहिए, तब जाके हम कोणीय वेग और त्रिज्या से क्या बता पाएंगे, रेखीय वेग हम बता पाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से सरल रेखा में सामान्यतः सूत्र द्वारा हम चीज़ें लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब मान लीजिए मैं ये कहूँ कि भाई मुझे सरल रेखा का समीकरण पता है, जिस सरल रेखा में जा रहा है उसका मुझे समीकरण पता है और मुझे उसकी चाल पता है, यानी मुझे वेग का परिमाण पता है। ठीक, तो मुझे आप बता दीजिए कि इसका जो कोणीय वेग होगा वो कितना होगा, रेखीय वेग कितना होगा, है ना, वो सारी बातें आप मुझे बता दीजिए। ठीक, चलिए इस प्रश्न को वहीं पे ले जाते हैं, क्योंकि हमें सरल रेखा का समीकरण पता है, मान लीजिए हम उससे निकालना चाहते हैं। चलिए अब सरल रेखा का समीकरण जो है हमारे पास कितना होता है, बेसिकली ये जो हम कर रहे हैं ये फंडामेंटल्स हैं जो छोड़ दिए जाते हैं, जिनको छोड़ दिया जाता है। वो कौन छोड़े, कौन पढ़ेगा यार, बड़ी सिरदर्दी है, टीचर पढ़ाते नहीं है, बच्चा अरे सर ये चैप्टर तो समझ में नहीं आता सर जी। चलिए लेता हूँ एक उदाहरण, बड़े ज़्यादा उदाहरण लेता हूँ, चटपटा उदाहरण लेता हूँ। चटपटा में कुछ भी नहीं करता, चटपटा करते हैं यूट्यूब पे, टीचर बहुत है चटपटा करते, देखो बच्चों ये हो गया वो हो गया, या 1 घंटा पूरा हो गया, वीडियो पे ऐड लग गया, ऐड के पैसे मिल गए, बच्चा करो ठहल। चलो, एक कण 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से सरल रेखा y बराबर वर्गमूल 3x + 5 के अनुदिश गति कर रहा है। ठीक, 5 मीटर पर सेकंड इतना, ठीक है। कण के कोणीय वेग रेखीय वेग तथा त्रिज्या के सदिश बताइए। ये कितना बढ़िया सवाल है, तुम पढ़ लो, तुम कर लो इसको। एक कण 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से सरल रेखा इतने के अनुदिश गति कर रहा है। कण के कोणीय वेग रेखीय वेग त्रिज्या के सदिश बताइए। सरल रेखा के अनुदिश कहूँ या सरल रेखा पर, मैं कह देता हूँ पर लगा देता हूँ, क्योंकि अनुदिश में तुम्हें ऐसा लगता है कि यार समांतर है, तो रेखा पर ही मैं चला देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए हमें क्या करना है, कोणीय चाल हमें बतानी है, कोणीय वेग, कोणीय चाल कोणीय वेग की दिशा बतानी है। कोणीय चाल निकल जाएगी पहले अगर मैं इसे वृत्त पर मानूं, पर ये कोई वृत्ताकार पथ पे गति नहीं है, और चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, यानी अब देखिए मतलब धीरे धीरे हम लोग ना अब हम, अगर आप शुरू से देख रहे हैं कोणीय वेग और रेखीय वेग को, तो धीरे धीरे हम एक लेवल पर आ गए हैं, समझदारी के एक लेवल पर हम लोग आ चुके हैं। चलिए अब इस रेखा को अगर बनाना चाहूँ मैं, मोटा मोटा सा सोचूँ मैं, तो x0 पे कितना है 5। ठीक, उसके बाद बढ़ती जाएगी और इसका जो ढाल होगा, ये कोण जो होगा x अक्ष से, ये होगा 60 डिग्री, यानी ये रेखा कुछ ऐसी है, और ये जो कोण है इस रेखा का ये 60 डिग्री का कोण है। ठीक, और कण जो है इस पे
इस दिशा में गति कर रहा है, कहीं भी हो सकता है। ठीक, अब मान लीजिए मैं इस कण का कहीं पर भी वेग का परिमाण लिखूं तो ये 5 है। ठीक, और अब मैं इससे बनाऊं कि v इक्वस टू ओमेगा आर, ये लिख दूं यानी, और यहाँ कर दूं साइन 90, तो यानी ये स्थिति तब है जब साइन 90 है, ओमेगा और आर लंबवत जो है, तो आर और ओमेगा तो हमेशा ही लंबवत है, क्योंकि ओमेगा जो है इसका, देखेंगे कण की गति जो है यहाँ से एक्स वाई तल में है और मूल बिंदु के परितः अगर हम देखते हैं, मूल बिंदु को आधार मानकर हम लिखते हैं सारी चीज़ें, तो वामावर्त है, तो ओमेगा तो अंदर की तरफ है, कोणीय वेग तो अंदर की तरफ ही है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि वामावर्त घूम रहा है। भाई देखिए, मूल बिंदु से इधर को ऊपर गया तो इसका मतलब वामावर्त हो रहा है। मूल बिंदु के परितः अगर देखा जाए तो ये इस दिशा में है, मूल बिंदु के परितः छोटा सा कोई आर बना लूँ तो ये इस दिशा में है। अब कोणीय वेग की बात करूँ तो कोणीय वेग इसका कितना है? ठीक, तो कोणीय वेग में ये लंबवत दूरी को ही मैं आर बना दूँ, ये कितनी है? ये 5 है। ठीक, हमने कहा कि x को 0 रख दें तो 5 आ जाता है। ठीक, ये कितना है? ये 5/वर्गमूल 3 है, ये भी बात पक्की है। ये वाली दूरी, ये जो लंबवत है ये कितना है? ठीक, अब देखो ये कितना कोण है? 60। ये कितना कोण होगा? 30, क्योंकि ये 90 है, तो ये कितना कोण होगा? 60। तो ये कितना कोण होगा? 30। सारे कोण मिल गए। अब अगर मैं देखूँ ये 5 है और ये सामने का लंब है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 साइन 30, यानी 5/2 हो जाएगा ये लंब जो है। ठीक, ये क्या बन गया? लंबवत, v के लंबवत त्रिज्या। तो इसका मतलब v कितना है? 5। ठीक, लंबवत त्रिज्या कितनी है? 5/2। तो ओमेगा कितना आ गया? 2 रेडियन प्रति सेकंड। अच्छा, अगर सदिश में लिखूं ओमेगा का तो कितना आ जाएगा? -2 के कैप रेडियन प्रति सेकंड। ठीक, कहाँ पर आया? यहाँ पर, जब लंबवत है। ठीक, अगर यहाँ पे देखूं, यहाँ पे जो कोण ऐसे बदल रहा है, यहाँ पे ये कोण चेंज हो रहा है ऐसे। ठीक, तो v 5 है, r यहाँ से चेंज हो रहा है ऐसे, कोणों के हिसाब से r चेंज हो रहा है। तो कोई भी r अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, मान लीजिए कोई r लिखता हूँ मैं यहाँ, r सदिश, तो उसमें 2 निर्देशांक होते हैं, एक x और एक y। तो मैं कोई भी r लिख देता हूँ, मान लीजिए तो x i कैप प्लस y j कैप। इस r को सिर्फ x के पदों में लिखा जा सकता है। y का मान कितना है? √3x + 5। तो y का मान लिख सकते हैं यहाँ पे √3x + 5 j कैप। पक्की बात है, देखो y दे रखा, तो x के पदों में r आ गया। ठीक, v सदिश में लिखेंगे v कितना है सदिश में? v है 60 अंश के कोण पर, x अक्ष से 60 अंश के कोण पर 5 से। तो क्या करते हैं? 5 cos 60 i कैप प्लस 5 साइन 60 j कैप। ये v है, क्योंकि जो v है इसके 2 घटक बन जाएंगे। बना लो, क्या दिक्कत है? ये v है देखो, और ये कितना कोण है? ये 60 है। तो इधर कौन हो गया? v cos 60 हो गया, ये हो गया x अक्ष पे, और ऊपर को कौन हो गया? v साइन 60 हो गया, ये हो गया y अक्ष पे। तो ये v तैयार हो गया, r आ गया, v आ गया। ठीक, अब क्या मिलना है? ओमेगा मिलना है। ठीक, ओमेगा r और v पर निर्भर करेगा, कहाँ कहाँ पर किस रेट से, किस दर से जो कोणीय विस्थापन हो रहा है वो। तो ओमेगा हम कैसे निकालें? सवाल ये है कि हम ओमेगा कैसे निकालें। तो ओमेगा निकालने के लिए हमें यहाँ लिख देता हूँ, लो, v जो होता है ये होता है ओमेगा क्रॉस
आर। ठीक, वी आ गया। अब आर आ गया हमारे पास। ओमेगा तल के लंबवत तो है ही, ओमेगा तल के लंबवत तो है ही, ये तो पता लग गया। तो परिमाण लगा लेते हैं। परिमाण क्या लगा लेते हैं यहाँ पे? v का परिमाण, ओमेगा का परिमाण, r का परिमाण और साइन अल्फा। साइन अल्फा वो कोण है जो v और r के बीच में है। देखो दोबारा बना के दूंगा, ये v हो गया, ये r हो गया, मान लो यहाँ है कण, तो ये है अल्फा। ठीक, r साइन अल्फा, ये क्या है? r, तो ये हो गया अल्फा। पक्की बात। r साइन अल्फा हमेशा यही रहता है। कितना है ये? लंबवत दूरी कितनी है? v की दिशा में और मूल बिंदु से लंबवत दूरी r साइन अल्फा रहती है। देखो ये r है, ये अल्फा है, क्योंकि ये दिशा किसकी है? v की। ये दिशा किसकी है? r की। तो r और v की दिशा में कितना कोण है? अल्फा। तो r साइन अल्फा क्या होगा? इस समकोण त्रिभुज में ये r है, ये अल्फा है, तो यही है r साइन अल्फा। ये हमेशा कितना रहेगा? 5/2। यानी कोणीय वेग कितना रहेगा? 2 रेडियन प्रति सेकंड। और कहाँ होगा? तल के लंबवत होगा। ठीक, तो सरल रेखा में ये बात लागू होती है। सरल रेखा में ओमेगा का परिमाण और दिशा फिक्स रहती है। सरल रेखा में गति होती है और केंद्र पर देख रहे हैं तो कोणीय वेग नियत रहता है, अचर रहता है। उसके लिए शर्त होती है कि जो रेखीय चाल है वो अचर हो। जैसे मैंने कहा 5 मीटर पर सेकंड है, बस 5 मीटर पर सेकंड हो गया। अब मान लीजिए बदलेगी ये, तो ये ओमेगा बदलेगा। तो कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर एक ही रहती है। ठीक, चलिए ये हो गया।